सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हम 4-5 संगठन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, जिससे मॉडल स्कूल 1975 बैच, ग्रेट मॉडलियन कल्याण समिति, हेल्प बॉक्स फाउंडेशन, आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम और सर्जना एकेडमी फॉर डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स। जैसा आप लोग सब महसूस कर रहे हैं, हम लोग सब एक ऊहा-पोह की स्थिति में हैं और ये इतना निराशाजनक दौर चल रहा है हम लोगों के लिए कि कल क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये हम लोगों को कुछ नहीं पता। रोज नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, नित नई सूचनाएं आ रही हैं और कई बार बहुत ओवरलोडेड है, हम लोग फ्लडेड हैं सूचनाओं के समुद्र से, सूचनाओं के प्रवाह से। तो उसमें भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या सूचना सही है, क्या गलत है, कहाँ पे हमसे चूक हो रही है, या क्या करना चाहिए। इस बीच में बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजी हम लोग ने सीखी पिछले 1.25 साल के बाद से। हम लोग ने क्वारंटीन सीखा, हम लोग ने आइसोलेशन पे तवज्जो दी, हम लोग और बहुत सारे लॉकडाउन ये हम लोगों के जहन में पहली मर्तबा आया। और कुल मिला के एक मास्क, सैनिटाइजर, इसके इर्द गिर्द हम लोग की जिंदगी सिमट गई है। हम लोग इस स्थिति से दूर हो, मैं सबको एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट सबको म्यूट करता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अपना माइक बंद रखें और कैमरा ऑन रखें प्लीज, है ना। मैं 1 मिनट हाउ टू डू इट यार। तो ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग पिछले साल की परिधि में हम लोग अखबारों से रूबरू होते थे, जानकारी मिलती थी, सूचना मिलती थी और हम लोग अपने कंसर्न, अपना सरोकार, अपनी संवेदना व्यक्त कर देते थे। लेकिन इस बार ये परिधि, ये दायरा बहुत सीमित होता गया, बहुत नजदीक होता गया और हमारे बहुत ही परिवारजन, बहुत ही घनिष्ठ मित्र और हम लोगों के परिवार के लोग इससे प्रभावित होते गए। ये सब क्या है, ये क्या वजह है, ये सब कब तक चलता रहेगा, या हम लोग यदि संक्रमित हो गए तो हमें क्या करना है, और संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो गए तब क्या करना है, हमको टीका लेना है कि नहीं लेना है, हमारे फेफड़े कितने धड़क रहे हैं, भड़क रहे हैं। प्लीज माइक्रोफोन बंद कर दीजिए आप लोग। अपना सबको म्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट कर दीजिए सब। मैं कहाँ से करूँ, एकदम मिल नहीं रहा अभी। नीचे ना म्यूट ऑल का ऑप्शन आएगा, वो जो जहाँ पे सारी लिस्ट है ना, लिस्ट लोगों की, उधर ही नीचे आएगा म्यूट ऑल। सिक्योरिटी में आता है ना, सिक्योरिटी में नहीं, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ना वहीं पे नीचे तो वहीं आएगा। पे दिख नहीं रहा, उसी में तो नहीं दिख रहा, उस तक तो आता था। इनवाइट इज देयर, म्यूट ऑल, ओके, यस आई म्यूटेड ऑल, है ना, ओके, थैंक यू। तो ये हम लोगों के बीच में इस वक्त 2 मशहूर डॉक्टर भोपाल के मौजूद हैं, जिन्होंने इस दौर में पूरा कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद की। जब से ये कोविड का दौर शुरू हुआ भोपाल में खासतौर से, तब से ये 2 अस्पतालों का चर्चा शुरू हुआ, 2 अस्पताल काफी सामने आए, एक चिरायु अस्पताल और भोपाल केयर हॉस्पिटल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और हमीदिया अस्पताल, इनकी सेवाओं की तो अनदेखी की नहीं जा सकती। ये लोग सरकारी अस्पताल हैं, बहुत बड़े अस्पताल हैं और इनका सहयोग, इनकी सेवा, इनका लाभ हम भोपाल वासियों को हमेशा से मिलता रहता है। लेकिन चिरायु के बाद में जो भोपाल केयर हॉस्पिटल, ये डॉक्टर अजय मेहता जिसको संचालित करते हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इसको डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया। और डॉक्टर अजय मेहता हमेशा से भोपाल के ही रहे हैं, भोपाल के ही पढ़ने वाले हैं, भोपाल में ही पढ़े हैं और डॉक्टर अजय मेहता हमेशा उपलब्ध रहे हैं कि जो आपके अस्पताल में दाखिला हो वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी आपको तरह तरह का परामर्श हो, कुछ जानकारी हो, कुछ आप कहीं पे गफलत में हो, कुछ परेशानी में हो, तो वो मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ बढ़ के तैयार रहे हैं। डॉक्टर अजय मेहता का सहयोग हम लोगों को निरंतर मिलता रहेगा, हम उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर अजय मेहता का जो भोपाल केयर हॉस्पिटल है, वो कोविड का दौर समाप्त करने में और ज्यादा भूमिका निभाते हुए जल्दी से जल्दी ये दौर चला जाए
आगे हम लोगों का चर्चा सत्र शुरू होता है। इसके लिए हम सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर अजय मेहता को। डॉक्टर अजय मेहता जो भोपाल केयर हॉस्पिटल के संचालक हैं। डॉक्टर अजय मेहता इस परिदृश्य पे अपनी बात कहेंगे। इसके बाद थोड़ी सी बात होगी, फिर मैं डॉक्टर नीनाद को इनवाइट करूंगा और फिर उसके बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने क्वेश्चन प्रश्न तैयार रखिएगा। आप लोग खुद पूछें तो ज्यादा अच्छा लगेगा और डॉक्टर अजय को भी इंटरेक्शन में अच्छा लगेगा। और आप लोग यदि नहीं पूछ पा रहे हैं तो जो 2-3 नंबर दिए हुए हैं वहां पे आपने भेजे भी हैं, तब हम आप लोगों की तरफ से पूछेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर अजय मेहता को। डॉक्टर अजय, आपका आवाज आप अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज। अब शायद मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही, बिल्कुल आ रही है। चलिए, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय शंकर मेहता, भोपाल केयर हॉस्पिटल संचालक हूँ। अभी सुनील भाई ने बोला कि बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, बहुत सारे प्रोफेशन है, एकमात्र प्रोफेशन हमारा ऐसा है जिसमें हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमसे जरूरत पड़े आइए, बद्दुआ कहलाएगा। हमसे किसी को जरूरत न पड़े तो बेहतर है। हम लोग का काम ही ऐसा है, पर जरूरत पड़ जाती है और मौके आ जाते हैं जब हम लोग को लगता है कि हमें अपने कार्य को संपादित ढंग से करना चाहिए। और एक मौका अ, ऐसा बीच में आया कोविड का, जिस टाइम बड़ा परेशानी लोग बहुत हुए, तो हम लोगों ने उसके लिए फिर अपने भोपाल केयर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया। 2-3 बातें मैं पहले कर दूं, अगर सुनील भाई आपकी इजाजत हो तो। मैं सबके बीच में फोरम में बोलना चाहता हूं कि आई एम बाय चांस डॉक्टर, नॉट बाय चॉइस। मैं गलती से डॉक्टर बन गया। सोशल सेक्टर का आदमी रहा हूं और मुझे सोशल सेक्टर में ही मजा आता है। और इसीलिए शायद कोविड में काम करने का एक जज्बात मन में आया कि करना चाहिए, और हमने इसको उस टाइम पे चालू किया जब कोविड एक छूत की बीमारी बन गई। मैं आपको सुनील भाई बताता हूँ कि मेरे मोहल्ले में जब मैं घूमने निकलता था कोविड के टाइम पे, कोविड अस्पताल से आता था तो लोग मेरे से दूर चलते थे कि पता नहीं ये कोविड लेके घूम रहा है। और यही परिस्थिति उस टाइम पे, जब पिछले साल मार्च के आसपास, जब मार्च में चालू हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून में, तो स्थिति ये बन गई थी कि कोविड नाम सुन के आदमी उठ के भाग जाता था। तब भी मैं कहता था और अभी भी मैं कहता हूं कि कोविड समझने वाली बीमारी है, कोविड डरने वाली बीमारी नहीं। सब लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी जिसको हम समझें और ये बाकी बीमारी की तरह इससे भी ठीक हो, रादर देन डरना कि हम किसी को बताए नहीं। देखिए, ज्यादातर हमारे पास बिगड़े हुए मरीज वो आए हैं जिन्हें डर के मारे किसी को नहीं बताया और बिगड़ने के बाद आते। एक बात है ना कि जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो ये कोविड के साथ भी आता है कि कोविड नहीं हो उसका इंतजाम करें, और अगर हो जाए तो उसको जल्दी ठीक कर लें, दूसरा इंतजाम इसका करें। तो कोविड ना हो इसके लिए मेरे ख्याल से Tinder पे और व्हाट्सएप पे इतना कुछ आ चुका है कि मेरा बोलना कुछ ऐसा लगेगा कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ। आप सब लोग को मालूम है कोविड से कैसे बचना। इसमें 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ जो गलती कर जाते हैं। एक तो मास्क पहनने की गलती कर जाते हैं। एक ये जो मास्क होता है, इसको आदमी ज्यादातर ठुड्डी पे ऐसे लगा के घूम रहा है। ये मास्क होता है नाक पे लगाने के। तो मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मास्क लगाएं तो ये ध्यान रखें नाक पे रखें। तो एयर डिसीज है जो ड्रॉपलेट एयर हमारे ये नासा छिद्र और अगर हम थोड़ा बहुत कहें तो हल्की आंख का म्यूकोजा, इसी के थ्रू एंटर करना है। तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करके रख लेंगे तो शायद हम कोविड होने से बच जाएंगे। गारंटी तो इस दुनिया में कोई किसी की नहीं ले पाएगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये जो म्यूकोजा जहां से अंदर जा सकता है कोविड, इसको प्रॉपर प्रोटेक्ट कर लिया तो हम कोविड से बच जाएंगे। अगर हम भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाए तो बेहतर है। सोशल गैदरिंग में डिस्टेंस थोड़ा रखें तो बेहतर है। ये सब बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मालूम है। ये रिपीट हो रही है, लेकिन फिर भी रिपीट इसलिए करना है कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, तो शायद और सुधर जाए। में बाहर थोड़ा तो फिर बेफिक्री से घूम रहे हैं और इन लोगों के कारण दूसरों को परेशानी होती है। कोविड में एक टर्म होता है
सिम्टोमेटिक कैरियर, ठीक है, वो जिस बीमारी को फैला सकता है। तो हमें इस बात का बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि कह सकते हैं कि बीमारी कोविड के लक्षण नहीं हो, लेकिन कोविड हो सकता है। ये सब अपने मास्क रखें, हो सके तो सामने वाले अनुरोध करें कि मास्क जरूर लगा के रहे। आ गया है, ये जाएगा कब किसी को नहीं मालूम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बताने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग डरिएगा मत उस एग्जांपल से। मैं कुछ वायरस के नाम गिनाता हूँ आपको, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, हेपेटाइटिस, HIV, H1N1, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारे वायरस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बहुत सारे हमने वायरस के नाम मैंने गिना दिए 10, 12, 15। इसमें से सिर्फ 2 वायरस अब तक इस दुनिया से गए हैं वापस, जिसे हम कहें कि चले गए या इराडिकेट हो गए। एक वायरस का नाम है स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता जिसे हम बोलते थे, और एक पोलियो। ये 2 बीमारियां जो वायरस से होती थी वो अब तक करीब करीब जा चुकी, लेकिन एक बीमारी को जाने में करीब 1,500 साल लगा और एक बीमारी को जाने में करीब 2-1,000 साल लगे। तो अगर हम ये कहें कि कोविड चला जाएगा तो ये हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम आंख बंद करके बिल्ली भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आंख खोल के देखना पड़ेगा और बिल्ली को भगाना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती ज्यादातर संख्या में लोग ये करते हैं, जो पिछली बार सेकेंड वेव के पहले हुई थी कि कोविड तो चला गया कोविड, सब मस्त हो गए, फर्स्ट वेव के बाद सब घूमना चालू हो गए और हमने देखा सेकेंड वेव कैसी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वायरस गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। चला जाए, भगवान करे, ऊपर वाला अगर कोई है और वो चाहे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि चला जाए, सभी इसके पक्ष में चला जाए, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि आंख खोल के बिल्ली को भगाना पड़ेगा, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम आंख बंद करके बैठ गए कि कोविड चला गया तो ये हमें परेशान करेगा। हम आंख खोलें, जैसे बिल्ली को डंडा मार के भगाते हैं या कोई कुत्ते को डंडा मार के भगाते हैं जब हमें काटने आता है, वैसे ही हमें कोविड को भी डंडा मारना, लठ मारना नहीं होता है। ये मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, गुड हाइजीन मेंटेन करना और वैक्सीनेशन कराना। क्योंकि जितने और वायरस के मैंने नाम लिए, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला हम लोग को लगे हैं बचपन में, पोलियो के टीके लगे हैं, तो उनसे वो वायरस हमें नहीं पकड़ता और फैलता नहीं है। तो ये टीकाकरण जो हो रहा है कोविड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टीकाकरण कर लिया तो ये वही वाली बात होगी कि डंडा लेके हमने कुत्ता, बिल्ली या जो हमें काटने आया था उसको भगाया। तो आप लोग कृपया कर टीकाकरण करें और इस गलतफहमी से दूर हट जाएं कि कोविड इस दुनिया से चला गया या चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसको हमें ही हटाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं जाएगा। इसमें कुछ भ्रांतियां बहुत सारी फैल गई हैं समाज में कि कोविड कपड़े से आ जाता है, कोविड हाथ छूने से आ जाता है, कोविड मुस्कुराने से आ जाता है। तो मुस्कुराने से तो एक ही चीज आती है साहब, मुस्कुराने से मुस्कुराना आता है और एक सामने वाला मुस्कुराता है। तो मैं मुस्कुराने पे बताना चाहता हूँ कि जब हम मुस्कुराते हैं या खुश होते हैं, मैं एक साइंटिफिक बात बताऊंगा, तो एक न्यूरोपेप्टाइडेस करके एक हार्मोन रिलीज होता है। वो जो कर रहा हूँ या बहुत साइंस का पढ़ा लिखा विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा हड्डी का डॉक्टर हूँ। कोविड का काम करके कोविड को करने लग गया, इसलिए थोड़ी बातें मुझे और समझ में आ गई कि जब हम मुस्कुराते हैं या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं। मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई कोविड को हटाने के लिए, उसको समझना जरूर हो गया। तीसरी बात हो गई कि हमें अपनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो लोग हिम्मत हारते हैं वो कोविड से निश्चित हारते हैं, ये मेरा देखा हुआ है। और खाली कोविड से नहीं, बाकी बीमारियों से भी हिम्मत हारने वाला जरूर हारता है, क्योंकि उसके कारण होते हैं कि जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहता है, ये जो पॉजिटिव सोच में रहता है, जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी शब्द रहते हैं, प्राणिक हीलिंग भी नाम दिया गया है, ऑटो सजेशन भी नाम दिया गया है। मैं इस पे मेरा बड़ा इस पे एक विचार है और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे यहाँ पे न्यूरोपेप्टाइड्स निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलता है, डोपामिन निकलता है, एंडोर्फिन, ये 3, 4, 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन जो रहता है नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होता है। डोपामिन रहता है वो हमारे रिवार्ड सेंटर ब्रेन के जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर होता है। तो हम लोग अगर खुश रहें और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें तो हम कोविड अगर होता भी है तो उससे प्रॉपर तरीके से जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो मैं इतनी ही बात करके अपना स्टेटमेंट खत्म करता हूं कि हम लोग प्रसन्न रहें, स्माइलिंग फेस से रहें, खुश रहें
और इस बात को समझें कि कोविड आ गया है, हमें इससे निपटना है। हमारे पास जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, पारिवारिक समस्या आती है, दोस्ती की समस्या आती है और बहुत सारी समस्या आती है, सबसे हम निपटते कि नहीं निपटते। हम कोविड से भी निपटे, ऐसा मान के हम इसको काम को करें तो शायद हम कोविड से बहुत अच्छे तरह से फाइट कर पाएंगे, कोविड से निकल पाएंगे और कोविड से हमें परेशानी नहीं होगी। मैंने ये लबो लबाब जितनी बातें करी, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन ये यहाँ से समझने वाली बात, यहाँ से जिए और यहाँ से समझे। तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड हो सकता है होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। कोविड आपको परेशान नहीं करेगा और अपन इन बातों को समझेंगे तो दूसरे को भी कोविड नहीं होने देंगे। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय। सबसे खास बात है डॉक्टर अजय ने इतनी महत्वपूर्ण बातें एक डॉक्टर होते हुए भी बहुत ही सहज सरल अंदाज में बताई, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई। अदरवाइज कई डॉक्टर्स इतने उसको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में उसको बयां करते हैं कि वो आपको बहुत वो मेडिकल एडवाइस जैसी लगती है कि वो बहुत मेडिकल एडवाइस है इसमें शामिल, लेकिन ये बहुत सहज है और जाहिर है हम सबको अपनाना चाहिए, हम सब इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय। भी फिर से आपसे मुखातिब होते हैं और साथियों आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा मैं आपको 2 मिनट का वक्त लूंगा। एक ये सर्जना एकेडमी फॉर डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स के जो क्रिएटिव बच्चे हैं और कुछ आर्ट टीचर्स, उन्होंने मिलके एक अवेयरनेस कैंपेन बनाने की कोशिश की है कि जो पोस्ट कोविड बेसिकली है कि पोस्ट कोविड बहुत सारे मुद्दे हैं उस पे बनाते, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के जरिए उसको बनाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, कल से उसको विधिवत हम लोग लॉन्च करेंगे, तो आज आपको उसको दिखा रहा हूं। हालांकि इस वक्त बच्चे इसमें शामिल नहीं है अभी, नहीं तो क्योंकि वो सेशन लंबा हो जाता है, बच्चों को भी हम रखते हैं। तो ये एक बच्ची है हिमांशी तुलसियान, उसका एक डिपिक्शन है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। ये हम लोगों ने जो वर्कशॉप करी थी, इसका हम लोगों ने नाम दिया था माइंडफुल थॉट्स। अब ये माइंडफुल थॉट्स सीरीज पे ही हम लोग ने आगे बढ़े हैं। ये कोरोना में कुछ डिपिक्टेड है और बाकी कोई स्ट्रेंथ वाले लोग उसको खींच रहे हैं, मतलब सपोर्ट की बात उसने व्यक्त की है। ये बच्ची है महक जौहरी, स्टे होम स्टे कनेक्ट गेट कनेक्टेड, दिस वाज हर थीम। ये चाहती है कि शांति रहे, एम्प्रेस स्टिलनेस, अनुष्का तिवारी। ये एक टीचर है जो देहरादून से ज्वाइन हुई थी, हमारे आर्ट टीचर हैं। उन्होंने ये कहा था कि कोरोना डजंट मीन दिल से दूर। ये एक डिपिक्शन था। ये सैयद अवान अली एक बच्चा है, उसने डॉक्टर्स को एक एंजल्स की तरह से व्यक्त किया हुआ है। हेल्पिंग पीपुल इज द वे वी हेल्प आवरसेल्व्स, दिशा बग्गा। ये सानिया जैन है, ये कहती हैं कि गेट वैक्सीनेटेड, मतलब वो एंड बी सेफ। ये भी वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन की बात कहते हैं। ये इसका एक गौरांगी शर्मा, ये बच्ची है, एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ बढ़ाइए या मदद कीजिए। ठीक है। एंड ये हमारे कैंपेन का आखिरी हिस्सा है। थैंक यू सो मच। ये बहुत बढ़िया सुनील भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्योंकि हम लोगों ने बच्चों से खास तौर पे ये कहा था कि मास्क, सैनिटाइजर और ये चीज से आगे बढ़ना, क्योंकि ये इससे कुछ और वो करो, थॉटफुल प्रोसेस हो, तो उन्होंने उनका एक हम्बल प्रयास था। इस बार थोड़ा सा लिमिटेशन था कि हम लोग ऑनलाइन ही कम कर पाए थे, अदरवाइज 1-to-1 फेस टू फेस वर्कशॉप होती तो ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलता।
तो अब हम चलते हैं अपने मुख्य संवाद की ओर। तो जैसे हम लोगों ने कुछ टर्म्स सीखी थी इस बार, उसी में एक मेडिकल टर्म हम लोगों के नए जहन में आई। वो टर्म थी इंटेंसिविस्ट। वो जो क्रिटिकल केयर जो लोग देखते हैं डॉक्टर्स, उनको इंटेंसिविस्ट भी कहा जाता है। ये सब अभी इस दौर में हम लोगों की मालूमात हो रही। मेडिकल लाइन में लोग जानते थे, क्योंकि लगभग 20 साल पहले हम लोग टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जब गए थे अपनी मदर को लेके, तब वहां पे इंटेंसिविस्ट हमने सुना था, लेकिन भोपाल में इसका हमको आभास नहीं था। तो हमारे पास एक यंग डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर नीनाद गद्रे, जो भोपाल केयर हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं और पिछले 1.25 साल से ज्यादा वक्त से जब से हॉस्पिटल है, तो डेडिकेटेड कोविड पेशेंट से आपका बहुत ज्यादा साबका पड़ रहा है। और डॉक्टर नीनाद गद्रे जो है, इनसे सीधे सीधे प्रत्यक्ष संवाद है। आपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को कोविड के भयानक संक्रमण से ठीक होते देखा है, कईयों को हो सकता है हल्के संक्रमण से ज्यादा स्थिति बिगड़ते हुए भी देखी होगी। तो डॉक्टर नीनाद गद्रे हमसे बात करेंगे, उसके बाद में हमारा प्रश्नोत्तर का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। डॉक्टर नीनाद। गुड इवनिंग एवरीवन। am I audible? Yes. Yes, you are audible, please. So सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सर, ये जो आपने अभी जो पिक्स और जो आइडियाज दिखाए, ये आइडियाज बहुत अच्छे थे और बहुत एनकरेजिंग थे, बिकॉज स्पेशली डिजाइन के थ्रू और ड्राइंग के थ्रू जो चीज कम्युनिकेट की जा सकती है, वो हार्डली कभी ऑडिबल तरीके से होना पॉसिबल है। एंड स्पेशली इससे बच्चों में अवेयरनेस होना और यंग जनरेशन में अवेयरनेस होना रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, रिगार्डिंग अदर देन मेडिकल केयर, जो सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं, हेल्पिंग द पुअर वंस एंड सपोर्टिंग द पीपल। उसमें से एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वाज जो दिल से दूर नहीं होना, बिकॉज इसमें लोग फिजिकली बहुत दूर दूर हो गए हैं एंड इट इज द टेक्नोलॉजी विच हैज एनेबल्ड अस कि अपन आपस में इस तरीके से बात कर सके जैसे एक मीटिंग में बैठे। सो मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा रिगार्डिंग द एफर्ट्स दैट द किड्स हैव मेड। थैंक यू। देन मैं डॉक्टर नीनाद गद्रे हूँ, बाय प्रोफेशन इंटेंसिविस्ट हूँ। लास्ट लगभग 1.5 साल से वी आर टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। अभी तक लगभग 1800 पेशेंट्स हॉस्पिटल से स्वस्थ रूप से डिस्चार्ज किए हैं। सो मैं डॉक्टर अजय मेहता सर ने जो चीजें बोली वो चीजें वही बोल सकते हैं, मैं सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे बात कर सकता हूँ। एंड उस पर मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि जो वो बोल रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। देखिए आज के टाइम में प्रोटेक्शन कोविड से कैसे लेना है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत काम किया है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है जिसे प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड कैसे लेना है ये पता नहीं। द ओनली थिंग इज कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो पाना बहुत कठिन होता है। सो मैं इसको शॉर्ट में सिर्फ उसी सेंटेंस के साथ कहता हूँ कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज द ओनली थिंग विच इज पॉसिबल लॉन्ग टर्म। अपना मास्क पहने, लोगों को मास्क पहनवाएं और लोगों से दूर बैठे। इसके पिक्टोरियल्स भी आपने देखे होंगे। इफ आप और सामने वाला दोनों एक सिंपल कपड़े का मास्क भी पहन रहे हैं और 2 गज की दूरी है, तो द इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड 99% ऑफ द टाइम्स। सेकेंड थिंग, एज फार एज ट्रीटमेंट जहां आती है, सो कोविड में सबसे आवश्यक होता है अर्ली डिटेक्शन। सो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा सभी लोगों से कि प्लीज एवरी फीवर, एवरी कफ, एवरी जनरलाइज्ड वीकनेस कैन बी कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जब तक प्रूव ना हो जाए, प्लीज इनमें से किसी भी चीज को लाइटली ना लें। कोविड को अर्ली ट्रीट करना और अर्ली थेरेपी का रिस्पॉन्स कोविड में बहुत अच्छा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब अर्ली रिकॉग्नाइज हो जाता है तो आप स्वयं भी केयरफुल हो जाते हैं और आप आपके लोगों को भी बहुत जल्दी आइसोलेट कर पाते हैं, ताकि आपके नियर एंड डियर वंस इसमें इफेक्ट ना हो। सो सबसे पहले किसी को भी सिम्टम्स आए तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर ले। टेस्ट पहले ही शाम को, अगले दिन जब होगा तब होगा, बट गेट योरसेल्फ टेस्टेड और अपने आप को आइसोलेट करें और उसके बाद घबराएं नहीं। अगेन कोविड में क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी यही कहता है और जनरल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि 99% लोग
ठीक होके, कंप्लीट रिकवरी होके घर जाते हैं। 80% लोगों को किसी भी अस्पताल में एडमिशन केयर की कोई आवश्यकता नहीं होती। 15 से 16% लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता होती है, जिनमें से 2% लोग इतने सिक होते हैं कि उन्हें आईसीयू केयर की आवश्यकता पड़े। सो मैं इस चीज को ग्लास हाफ फुल देखता हूँ कि देयर इज अ वायरस जो फैला हुआ है हर जगह, बट इट ओनली अफेक्ट्स 2% ऑफ द पीपल। बट ये जो जिस तरीके से फैला है उसमें एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है और हम सब डरे हुए हैं, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं शायद जिन्हें लेने की आवश्यकता ना हो। सो अपने आप को आइसोलेट करें, घबराएं नहीं, जो ट्रीटमेंट लें प्लीज आप कोई भी फिजिशियन से आपका जिस पे विश्वास हो उससे बात करके फिर लें। क्योंकि कोविड में आज के टाइम पर मैं अगर लिस्ट बनाने जाऊंगा तो कम से कम 500 थेरेपीज हैं जो बहुत लोग हर तरीके से मानते हैं कि काम करती हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इनमें से 4 या 5 चीजें हैं विच वर्क। और आज के टाइम में इंडिया में हर फिजिशियन ने इतना कोविड देखा है कि दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल इट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी फिजिशियन से आप जाते हो प्लीज कॉन्टैक्ट एंड देन स्टार्ट मेडिकेशन। मैंने देखा है लोग जिंक 6-6 महीने से खा रहे हैं, विटामिन सी 6-6 महीने से खा रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं। एवरीथिंग इज टॉक्सिक। कोई भी चीज जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा होगी तो वो नुकसान ही करेगी। अति सर्वत्र वर्जय, ये आज नहीं है, हमेशा का है। सो हर चीज का हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। इफ यू टेक विटामिन सी देयर कैन बी हाइपर विटामिनोसिस। जिंक से अब हम सुन रहे हैं, स्टिल देयर इज नो प्रूफ कि एक्स्ट्रा जिंक कैन बी अ फैक्टर इन म्यूकरमाइकोसिस। सो टिल एंड लेस आपको कोई प्रिस्क्राइब ना करे प्लीज मेडिकेशन ना लें खुद से। एक चीज मैं यही क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी एंटीबायोटिक कोविड में काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम करता है, वायरस के अगेंस्ट किसी भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। दूसरा, आप जितना एंटीबायोटिक लेते जाएंगे उतना अपने आप को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट करते जाएंगे, बिकॉज बैक्टीरिया इज वेरी स्मार्ट। आज आप उसको एक्सपोजर करेंगे, इट विल बिकम रेजिस्टेंट एंड माइट कम बैक लेटर। सो अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर फार्मेसी में जाके ना ले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है। गो टू द नियरेस्ट फिजिशियन, टेक योर मेडिकेशंस और उनसे कांटेक्ट में जरूर रहें, बिकॉज आप अपने आप को मॉनिटरिंग करें क्लोजली। मॉनिटरिंग सिर्फ सैचुरेशन मॉनिटर करना है, फीवर के लिए मॉनिटर करना है, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मेजर्स लेना है, खुद अच्छा खाना है और आराम करना है। 90% बीमारी यहीं से ठीक हो जाएगी। जो बची हुई 10% है उसके लिए यू माइट रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन, बट इन दैट केस द फिजिशियन आपको असिस्ट कर पाएंगे कि आप हॉस्पिटल में सही अस्पताल में, जिस अस्पताल में आपको जरूरत है, जिस फैसिलिटी में आपको जरूरत है वहां आप भर्ती हो। उसका फायदा 2 तरीके से होता है कि अगर आप ऐसी फैसिलिटी में जाते हैं जहां क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है, सो आपको उनको देख के आधे लोग बीमार हो गए, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि यार मेरी भी ऐसी हालत होने वाली है। बट अगेन दिस इज ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। सो गो टू अ सेंटर जहां, अगर आइसोलेशन सेंटर है तो आइसोलेशन, क्रिटिकली इल होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस जगह तक पहुंच जाए। सो आई वुड अगेन रिकमेंड प्लीज कॉन्टैक्ट अ फिजिशियन। 90% लोग होम आइसोलेशन में अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन ठीक हो सकते हैं और होते हैं, बट अगर इसको अपन एक डर बनाएंगे तो ये अपने को नुकसान ही करेगा, बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सॉल्वेबल नहीं। बट बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो डर के कारण जो भी हाथ में आता है वो चीज कराते हैं। सो प्लीज डोंट डू इट। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। सीटी स्कैन प्लीज जितना हो सके स्प्रेड करें। सीटी स्कैन पहले ही दिन करा लेने में कोई एडवांटेज नहीं है। सीटी स्कैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोविड में, बट इट हैज रेडिएशन एक्सपोजर। मैं ये नहीं कहूंगा कि 200 टाइम्स रेडिएशन एक्सपोजर है, बट आज के टाइम पे भी एक सीटी 10 एक्सरे के बराबर है। जब एक्सरे आप नॉर्मली नहीं कराते तो आज के टाइम में उससे क्यों कराएंगे? पहले दिन ही अगर आप सीटी स्कैन कराएंगे तो 90% ऑफ द टाइम देयर इज गोइंग टू बी नथिंग देयर, कुछ नहीं आने वाला उसमें।
बाय 5th और 7th डे इफ यू गेट अ स्कैंडल ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, तो उसमें चांसेस हैं कि निमोनिया कैच हो। एक लास्ट चीज मैं समराइज करना चाहूंगा, कोविड से रिकवरी 3 चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1, योर ओन एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग आदमी है, एक 50 साल का आदमी और एक 70 साल का आदमी, तो वंस यू गो पास्ट 50, आपकी इम्यूनिटी 10% से कम होती है हर डिकेड के लिए, इसीलिए ओल्ड लोग ज्यादा रिस्क पे हैं। सेकंड होता है कि आपको सिम्टम्स कैसे हैं। माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, तो 90% ऑफ द टाइम्स ये घर पे ही ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, आप पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन देख रहे हैं और आपका सैचुरेशन 90 से नीचे जाने लगे, तो यू रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन। और एक होता है सीवियर, जहां पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और थर्ड चीज होती है ओनली एंड ओनली इन पेशेंट जिनके सैचुरेशन कम हो रहे हैं, दैट इज कि सीटी स्कोर कितना है। सीटी स्कोर इज नथिंग बट, आपने बहुत लोगों को अब इस चीज से ज्ञात हो चुका है, CTSS सब देख के आते हैं, सर उसमें 5 दिखा रहा है, उसमें 18 दिखा रहा है। तो जब लंग्स को 25 भागों में बांटा जाए तो उनमें से कितने भागों में निमोनिया है ये सीटी दर्शाता है। अगर 8 भागों से कम है तो इट इज स्टिल माइल्ड निमोनिया, जो घर पे ठीक होता है। अगर 8 से 15 है तो वो मॉडरेट है और उससे ऊपर सीवियर है, राइट। इन चीजों पर आपकी रिकवरी निर्भर करती है। बट अगर आप ओवरऑल माइल्ड कैटेगरी के मरीज हैं तो द रिकवरी रेट स्टैंड्स एट 99% एट होम। इवन इफ यू आर अ मॉडरेट पेशेंट, the recovery still stands at 80% at home. It is only and only the severe category patient or the high risk category patient जो 70 साल से ऊपर है और जिनको निमोनिया है, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता है, और या जिनके सैचुरेशन कम हो रहे हो उनको। सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज इसको फॉलो करें, एक फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में रहें, एंड कोई भी चीज को जुडिशियसली यूज करें, बिकॉज कोई भी चीज आप जो खाते हैं, कोई भी मेडिकेशन आप जो लेते हैं, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान अपने को उस समय ध्यान नहीं आते, बट लॉन्ग टर्म में दे डू हर्ट अस। एंड थर्ड, जो लास्ट चीज मैंने बोली कि प्लीज बी मोटिवेटेड। ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें से लोग बाहर नहीं आते। इसमें से 99% लोग इवन आईसीयू में जाके, वेंटिलेटर पे जाके भी बाहर आते। बहुत ही एक सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ तो डेंगू, मलेरिया अपने अगल बगल हर बहुत लोगों को आपने देखा है, दे हैव अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ 3%। कोविड की मोर्टेलिटी रेट डेंगू और मलेरिया से भी कम है। सो ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड हुआ वो बाहर नहीं आया, इट्स जस्ट कि इतने ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए कि वो नंबर्स वैसे दिख रहे हैं। सो उनसे डरे ना, अपने आप का ध्यान रखें, एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो मेक श्योर दैट यू प्रिवेंट दैट इन्फेक्शन फ्रॉम हैपनिंग। वैक्सीन इज द लास्ट पॉइंट जिस पर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। कोई भी कॉम्प्लिकेशन वैक्सीन का ऐसा नहीं है जो मैनेजेबल नहीं है, बट आप वैक्सीनेटेड होंगे। आई हैव सीन इट पर्सनली इन माय ओन फैमिली कि लोगों को इन्फेक्शन हुए, 2% पीपल आफ्टर वैक्सीनेशन कैन स्टिल हैव डिसीज, बट वो इतना माइल्ड रहा कि ना ऑक्सीजन लगी ना कुछ रहा, आदमी घर ठीक हो गया। दूसरे लोग भी वैक्सीनेटेड होंगे तो अपने आप आपको इन्फेक्शन का रेट कम होगा। सो प्लीज अपने घर पे जो वर्कर्स आते हैं उनको भी प्रमोट करें कि वो भी वैक्सीनेशन कराएं। इट इज दोज पीपल आल्सो हु आर नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड। सो जो भी वैक्सीन मिले, वेट ना करें कि फाइजर की वैक्सीन आएगी तब लगवाएंगे। एफिकेसी सबकी सेम है, 80% और 90% एफिकेसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल डॉक्टर्स आर वैक्सीनेटेड विद द सेम वैक्सीन और सभी आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड इन द सेकेंड। सो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। यही एक चीज है जो इन्फेक्शन होने से आपको बचाने वाली है। ये कोविड कहीं नहीं जाने वाला है, इट इज गोइंग टू स्टे विद अस। इट्स ओनली दैट वी विल लर्न टू फाइट विद इट बेटर एज द टाइम प्रोग्रेसेस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर निनाद, बहुत अच्छे से आपने भी बात को समझाया, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू। अब हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। आंसर तो आप लोग देंगे, क्वेश्चंस का दौर। हाँ डॉक्टर अजय प्लीज। कुछ मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब वैक्सीन की एफिकेसी 60% है, 70% है, वो आएगा उसकी 90% होगी। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया हम लोगों ने एग्जाम दिया है, 60% तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, तो फर्स्ट डिवीजन आ रही है, सारे वैक्सीन में ले लो, मेरिट का इंतजार मत करो। करेक्ट। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन में 1-2 बातें मेरे को अभी ध्यान आ गई। मेरे घर में ऐसा हादसा हुआ था कि सब लोग कार में बैठ के जा रहे थे और एसी चला के रखा था,
और पूरे 5 के 5 लोग इन्फेक्ट हुए। मेरे परिवार में किसी के पास ऐसा हादसा हुआ। तो क्या होता है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और बाकी लोग भी मानते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, जिस चैम्बर में अगर आपकी इधर से हवा की उधर जा रही है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी रेयर। और अगर होगा भी तो वायरल लोड नाम की एक चीज होती है, वायरल लोड कम रहेगा तो आपको इन्फेक्शन कम होगा। तो ओपन एनवायरनमेंट, जब भी हमें किसी से मिलना है, अभी माय डॉटर इज इन हार्वर्ड, समबडी नोज अबाउट, कुछ लोग जानते हैं, उन लोग की क्लासेस चालू हो गई हार्वर्ड में। बट व्हाट दे डू इज, वो लोग ओपन एनवायरनमेंट में क्लास चालू करते हैं। ओपन एनवायरनमेंट में क्लास करते हैं तो उनका ऐसा मानना है, और सही भी है, अगर ओपन एनवायरनमेंट में तो वायरस का ट्रेवल डिस्टेंस जो रहता है, या वायरस जो सीधे एसी एनवायरनमेंट में रोटेट होता है, वो ना होते हुए वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। मोटे तौर पर अगर हम बोलें तो वायरस दूसरी जगह तक नहीं पहुंचेगा। तो क्रॉस वेंटिलेशन, ओपन एनवायरनमेंट, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जैसे कार में जा रहे हैं, अगर एसी भी चलाना तो भी थोड़ी सी खिड़की खुली रखें। खिड़की खुली रहेगी, हवा क्रॉस होती रहेगी, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर रेयर। अगर होगा भी तो वो माइल्ड वेरिएंट का होगा, मॉडरेट से ऊपर नहीं जाएगा। ये 2-3 बातें मुझे ऐड करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी बातें आपने ऐड करी हैं। ये इस वक्त ये तो सबकी आदत हो गई आजकल की, गाड़ी में बैठे और एसी चालू किया, दरवाजा बंद। ये बहुत बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सवाल के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और जिसमें मैं भोपाल केयर हॉस्पिटल डॉक्टर अजय मेहता आपकी मदद भी चाहूंगा, कि यहाँ हम लोग ने हेल्प बॉक्स के साथ हम लोग काफी काम कर रहे हैं। हेल्प बॉक्स भी एक संगठन है जो हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने बहुत महसूस किया कि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से इस समय बहुत बहुत परेशान हैं और उनको परामर्श की जरूरत है। तो हम लोग एक ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं सुलझन नाम से, जिसमें मानसिक रोगों के लिए या मानसिक समस्याओं के लिए लोग बात कर सकेंगे, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट मौजूद रहेंगे। और बीच बीच में हम 4-5 सेशन बाद किसी साइकियाट्रिस्ट या और मेडिकल यदि असिस्टेंट चाहिए तो उनको भी लेके आएंगे। तो ये एक हम चाहते थे कि आपसे बताएं, और इसमें आपकी मदद की भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा एक हम्बल एक इनिशिएटिव रहेगा। और प्रश्नों के लिए मैं मिस्टर अभय गोखले से उनका सवाल था। अभय जी, आप हैं यहाँ पे? सुनील भाई, आपने ये जो नाम रखा है सुलझन जी, ये बहुत अच्छा रखा। उलझ तो गए हैं, सुलझ गए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। बहुत सुंदर नाम है जी। हाँ, सवाल अभय अभय गोखले आप हैं? राजेंद्र सिंह आप हैं? हाँ है। पूछिए पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब, ये कोविड के बाद में वेट बहुत लॉस हुआ 4-5 किलो, तो इसको कैसे गेन वापस करें? और दूसरा, वाइफ को एसिडिटी काफी हो गई है, मतलब पेट, मतलब इसके दवाइयों के बाद, खाने के बाद, दो भी ठीक होने के बाद। डॉक्टर मीनाद, आप रिप्लाई करो, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, बीच में फोन आ गया, प्लीज। जी, तो सर बेसिकली कोविड में ये एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को होगा, तो मैं इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर लेता हूँ और फिर स्पेसिफिक जवाब भी दे दूंगा। दैट इज पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड। कोविड जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं या जब आपका फीवर चला जाता है, तो अपन 3 दिन फीवर नहीं आता, 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड फिनिश हो जाता है, तो अपन कोविड को ठीक हुआ मानते हैं। बट कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इन्हें पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड भी कहा जाता है, जो अब जैसे जैसे मरीज बढ़े हैं वैसे वैसे बढ़ के सामने आ रहा है। जनरली माइल्ड पेशेंट्स में लॉन्ग कोविड उतना देखने को नहीं मिलता, बट जिन पेशेंट्स को अस्पताल की जरूरत पड़ी या थोड़े बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कोविड वायरस जब बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में डिसीज प्रोसेस में जो बुखार आता है, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, उसकी वजह से इंसान कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है। दैट इज द एनर्जी इनटेक जो है उससे ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जिस वजह से आदमी अपना वेट खोता है। इवन माइल्ड पेशेंट्स में भी 2 से 3 किलो कम हो जाते हैं। बट और सैड पार्ट ये है कि दिस इज मसल लॉस, दिस इज नॉट द गुड फैट लॉस। अगर ऐसा होता तो फिर आई थिंक बहुत लोग कोविड होना भी चाहते खुद को, बट मसल लॉस होता है। मैं और दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि पैंटे ढीली नहीं होती, शर्ट ढीले हो जाते हैं।
So there is weight loss, but it can all be regained. So उस चीज के लिए आपकी जो डाइट है उसको बैलेंस्ड बनाएं. बैलेंस्ड डाइट एज इन जो मल्टीपल कलर्स होते हैं डाइट में, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन शुरू करें. डाइट में प्रोटीन की मात्रा, एज एन इंडियन डाइट प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं होता है इंडियन डाइट में, जो अपनी ट्रॉपिकल कंट्रीज में सूट भी करता है. बट कोविड में जब मसल जाता है तो उसका प्रोटीन एक्स्ट्रा लगता है, जो कि 1 ग्राम तक आपको जरूरत होगी. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाइट में प्रोटीन्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन लोग हैं जो अंकुरित खाद्यान्न जो आते हैं, मूंग हो गई और सोया हो गया, पनीर का सेवन कर सकते हैं. जो एग्स खाते हैं वो एग्स खाएं, प्लीज एग्स फुल खाइएगा. अगर 2 अंडे खाते हैं तो एग का मेजर पार्ट न्यूट्रिशियस अंदर होता है बाहर में, सो कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसे नहीं हटाइएगा. 2 एग्स आर अ कंप्लीट डाइट. तो जो एग्स खाते हैं वो एग्स खाएं. हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करें जिनसे प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. एंड विथ योर नॉर्मल डाइट प्लीज स्टार्ट लाइट एक्सरसाइज. जैसे ही आप लाइट एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी मसल्स वापस रिक्रूट होती हैं. और बड़ी सिंपल बात है, जो वेट बनाने जाता है वो वेट उठाता है तो मसल बढ़ती है साइज में. वैसे ही जिनके मसल मास लॉस हुए हैं, शुरुआत में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली लेडीज, कि वो रोटियां बेलती हैं तो हाथों में क्रैम्प्स आ जाते हैं. दिस इज ऑल ड्यू टू मसल लॉस. सो वो मसल्स धीरे धीरे विथ एक्सरसाइज एंड विथ गुड डाइट रीगेन हो जाती है. जहां तक आप एसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो मेडिकेशंस जो हैं, सभी मेडिकेशंस पेट पे असर डालती हैं. जब आप ये मेडिकेशंस बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये एसिडिटी जाएगी. बट एसिडिटी के जाने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर टी और कॉफी का सेवन करते हैं तो उसे कम कर दें. खाने में फाइबर की मात्रा, ककड़ी या फिर मूंग, इनको बढ़ा दें तो आपकी जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे समय के साथ जाएगी. पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जिसे कहा जाता है, उसमें वीकनेस बहुत ज्यादा आना, वेट लॉस होना, एसिडिटी रह जाना, कभी कभी 1 महीने तक फीवर भी आना, ये चीजें काफी कॉमनली देखी गई हैं. बट इवेंचुअली समय के साथ सारी चीजें चली जाती हैं. उन्हें सिर्फ एक अच्छी डाइट, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल और कुछ एक्सरसाइज इसकी आवश्यकता होती है. सो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा. थैंक यू. सुनील भाई. हाँ जी, पूछिए. हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर. मैं अभय गोखले. मुझे थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में पूछना था. मेरे एक परिचित हैं, उनको अभी फर्स्ट शॉट कोविशील्ड का लग चुका है और अब चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट शॉट 84 डेज के बाद लगेगा एंड दे वांट्स टू मूव यूएस इन द नेक्स्ट मंथ. तो क्या अब यूएस में जाके उनको कोई दूसरा वैक्सीन इससे मैच हो पाएगा या उनको वहां जाके फिर 2 नए वैक्सीन लगाने पड़ेंगे? क्योंकि यूएस में कोविशील्ड अभी तक के उन्होंने WHO ने ऑथराइज नहीं किया है, कोवैक्सीन को भी नहीं किया है. नहीं सॉरी, कोविशील्ड को तो किया है, कोवैक्सीन को नहीं किया है. बट कोविशील्ड वहां पे अवेलेबल नहीं है. तो क्या उनको फिर वहां जाके दूसरा शॉट किसका लेंगे? ऐसा क्या मैचिंग उनका होगा या फिर 2 नए शॉट ही उनको वहां पर फाइजर के उसके लेने पड़ेंगे? तो प्लीज इसमें आप थोड़ा गाइड कर देंगे. सर, जहां तक हो सकेगा, अभी इस पे बहुत ज्यादा स्टडी और एविडेंस नहीं आया हुआ है रिगार्डिंग क्रॉस वैक्सीनेशन. बिकॉज जो भी वैक्सीन इस दुनिया में बने हैं वो बहुत 3-4 तरीके से काम करते हैं रिगार्डिंग हाउ दे डेवलप इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी. कोवैक्सीन का अलग तरीका है, कोविशील्ड का अलग तरीका है, एंड सिमिलरली फाइजर वैक्सीन का इट्स डिफरेंट मेथड. सो मैं पर्सनली इस पे ऑब्जेक्टिवली एविडेंस बेस्ड कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी डोंट हैव एविडेंस. सो बट एक बात पक्की है कि जो वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन उसी का सेकेंड डोज अगले 4 महीने ले. बिकॉज अगर क्रॉस डोसिंग होती है तो उस क्रॉस डोसिंग में एलर्जिक रिएक्शंस और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स के रिस्क काफी ज्यादा हैं. दीज आर नॉट वैक्सीन विच हैव बीन यूज्ड अ लॉट, बट जिनको यूज किया है वो सेफ हुए हैं ट्रायल्स में. सो अगर वो उन्हें यूएस जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले वहां लोकल अथॉरिटीज से बात करें रिगार्डिंग देयर गाइडलाइंस, और अगर हो सके तो कोविशील्ड लगवा के जाए. बट क्रॉस वैक्सीनेशन पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा वहां जाके भी. थैंक यू. सवाल और कौन पूछ रहे हैं? प्रदीप दलाल. हाँ सर, डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते. मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कोविड
जो लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो वो रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है और उसके लिए क्या कोई मेडिसिन है? हेलो सर, कोविड में जब कोविड वायरस अंदर एंटर होता है तो बेसिकली लंग्स में निमोनिया करता है। इन्फेक्शन एक अलग चीज है और निमोनिया अलग चीज है। इन्फेक्शन मीन्स वायरस जब बॉडी में घुस जाए तो उसे इन्फेक्शन मानते हैं, संक्रमण, और जब वो लंग्स को डैमेज करे तो उसे निमोनिया मानते हैं। जब लंग्स में निमोनिया होता है तो ऑक्सीजन का संचार खून में नहीं हो पाता, जिस वजह से ऑक्सीजन में कमी आती है। कोविड का निमोनिया बहुत ही स्लो रिजॉल्विंग निमोनिया है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये जो रिजोल्यूशन है ये दो तरीके से होता है। एक होता है रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन जो आपको एक्सरे या सीटी स्कैन पे नजर आता है, और एक होता है क्लिनिकल रिजोल्यूशन, दैट इज कि मरीज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चली जाए और मरीज चलना फिरना शुरू कर दे, उसे तकलीफ होना बंद हो जाए, कि चलने पे सांस लगना, चलने पे सैचुरेशन कम होना, ये बंद हो जाए। सो क्लिनिकल रिजोल्यूशन जो है उसका पीरियड डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ी है, तो विद इन 15 डेज टू 30 डेज ये कंप्लीट रिजॉल्व हो जाता है। जहां तक मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया की बात है तो ये 1 महीने से लेके 3 महीने तक का पीरियड ले सकता है, जो कोविड के वेरिएंट पे डिपेंड करता है। आपको एज अ पेशेंट क्लिनिकल रिजोल्यूशन से ही मतलब होना चाहिए, बिकॉज वहां तकलीफ बंद हो जाती है। द रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन, बिकॉज मेरे पास बहुत फोन आते हैं, लोग बिना कुछ पूछे सीटी करा लेते हैं और फिर आते सर इसमें तो स्कोर इतना ही है, रिजोल्व नहीं हुआ। बट कोविड का निमोनिया सीटी पे स्ट्रक्चरल लंग डिसीज जो है, आर्किटेक्चर जो डिस्ट्रॉय हुआ है लंग का, उसको रिजोल्व होने में 1 साल लग सकता है, बट उसका आपकी क्लिनिकल पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। सो इसीलिए पोस्ट कोविड सीटी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज उसमें जो भी निमोनिया आपको नजर आ रहा है दैट इज जस्ट लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, बट आपको ऑक्सीजन का प्रवाह जो लंग के थ्रू होना है वो अब बहुत अच्छा हो रहा है, और उसमें मॉडरेट टू सीवियर केसेस में 1 महीने से लेके 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है, स्पेशली पेशेंट जो वेंटिलेटर पे गए हैं या जिनको एनआईवी की आवश्यकता पड़ी है, इनको 2 से 2.5 महीने लगते हैं। बट सारा कोविड 6 महीने में कंप्लीट रिजोल्यूशन होता है। कोविड में रेसिडुअल इफेक्ट्स काफी कम पाए गए हैं, बट बस समय लेता है, और दैट आल्सो ओनली इन सीवियर पेशेंट्स। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ सुनील भाई, मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो अष्टांग योग हमारे यहाँ पे हुआ, यम नियम आहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो हमारे यहाँ योग में सिर्फ एक बात मान लेते हैं कि आसन जो है उसको योग मान लेते हैं, वो योग आसन है। हमें योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, दैट ऑलवेज हेल्प। एल्वोलाई खुलते हैं, उससे ओपन अप होते हैं। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, हमको लगता है कि हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। थोड़ा योग और प्राणायाम का रोल करें तो बेहतर रहेगा, ये मुझे लगता है कि ऐड करना चाहूंगा। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। हाँ, जो प्राणायाम की बात अपन कर रहे हैं ये प्लीज बात के 10 दिनों के बाद के लिए है। अगर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स है जिनको ऑक्सीजन की कमी है शुरुआत के 10 दिन में, नहीं, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, शुरुआत के 10 दिनों में पोस्ट कोविड, यस, पोस्ट कोविड एनी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जी, सो दिस इज ऑल फॉर पोस्ट कोविड। मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हम प्राणायाम कर रहे हैं, इन इनिशियल पार्ट इट माइट बी हार्मफुल, नॉट बेनिफिशियल। ओके, ये क्या कर दिया? नेक्स्ट कौन सवाल पूछना चाहते हैं? ब्रजेश कुशवाहा को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ब्रजेश कुशवाहा जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ, ब्रजेश जी पूछिए सवाल। दीपक सिंह जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं तो गाड़ी वाले आप माइक खोलिए। दीपक जी, माइक खोलिए आप। हेलो जी, हाँ बोलिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, मैं थोड़ा एक डेंटिस्ट के संबंध में पूछना चाहता था कि 3-1 साल पहले मेरा एक दांत टूट गया था, तो दांत के ऊपर उन्होंने कैपिंग की थी, वो कैपिंग भी निकल गई, पर अब मैंने देखा है 5 महीने पहले से वो दांत ब्लैक हो गया।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? हेलो सर, हेलो जब कोई भी दांत की, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए सर, कोई भी दांत की जब कैप निकल जाएगी तो अंदर का टिश्यू एक्सपोज हो जाता है और वो आपका खाने में जो अम्लीय क्षारीय पदार्थ है उनसे डैमेज होता है, तो ऊपर के टिश्यू में डेथ होती है, जिस वजह से उसका कलर काला हो जाता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कंसल्ट द डेंटिस्ट एज सून एज पॉसिबल, बट डरने जैसा कुछ नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछूं एक प्रश्न? जी पूछिए, अपना नाम बताइए आप। मैं DK जोशी हूँ, जी डॉक्टर DK जोशी। सर मैं वही, एक तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार है कि आप इतना समय देके कार्य कर रहे हैं, सबका समाधान कर रहे हैं, सबकी शंकाओं का। सर मैं ये पूछना चाहता था, अभी एसिडिटी के बारे में एक हमारे सज्जन ने पूछा। मुझे आज तक कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह कभी नहीं हुआ, लेकिन पोस्ट कोविड मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है और मसल इतनी टाइट हो गई कि मेरा मोशन क्लियर नहीं होता, जिससे मुझे घबराहट बहुत होती है और नींद भी नहीं आती। तो मुझे लगता है कहीं कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो क्या ये पोस्ट कोविड के लक्षण हैं? हम लोकल दवाइयाँ वगैरह मसल रिलैक्सेंट और लैक्सेटिव ले लें तो इससे काम चलेगा, या कुछ और हमें इसका इलाज करना पड़ेगा? सर, जनरली अगर आपके रेक्टल मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, और देखिए कॉन्स्टिपेशन तो हो सकता है, बट कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज वही है कि डाइट में फाइबर्स बढ़ाएं, और जो आप आयुर्वेदिक चीजें यूज करते हैं जैसे कि इसबगोल, इन चीजों का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद अगर नहीं होता है तो मसल स्पाज्म बहुत रेयर है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप किसी सर्जन को कांटेक्ट करें, गैस्ट्रो सर्जन को, वो आपको इस बारे में सही एडवाइस दे पाएगा। कोविड से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, बट मसल टाइटनेस इन स्पेंटर कॉमन नहीं है। जिनके आवाज नहीं पहुंच रही वो अपने माइक ऑन कर ले। सुनील जी, आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो बहुत सारी क्वेरीज है। पूरे हमारी कोविड मददगारी में एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस रहा, बहुत सारी चीजें रही है दवाइयों में, रेमडेसिविर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे सेशन किया है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां आपने बताई है। रेमडेसिविर का क्या रोल है और किस जगह ये होना चाहिए, जरूरी लेना होना चाहिए पेशेंट्स को, क्योंकि हर डॉक्टर इसको रिकमेंड करता था और हमारे सारे ग्रुप इसी के लिए रिकमेंड, सबकी डिमांड्स आती थी। और दूसरा प्लाज्मा थेरेपी बंद हो गई, जो भी उस पर कंट्रोवर्सी रही 1.5 साल, पर रेमडेसिविर इज कांस्टेंट अभी भी, तो उसका क्या रोल है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज ये सवाल आपके नहीं बहुत सारे लोगों के मन में है। आप देखिए, ये बीमारी जो है ये काफी नई बीमारी थी जब आज से 1.25 साल पहले आई थी। तब फ्रैंकली स्पीकिंग अपने हाथ में असला बारूद कुछ भी नहीं था। वी जस्ट न्यू कि ऑक्सीजन थेरेपी देना है और जो नॉर्मल एंटीवायरस दे सकते हैं वो देते हैं। उसके बाद में बहुत सारी थेरेपीज आई। कोई भी चीज मेडिसिन में जब तक प्रूव नहीं होती तब तक उसको इफेक्टिव और कारगर नहीं माना जाता। इट इज अ साइंस। साइंस में कोई भी चीज प्रूव होना चाहिए कि भाई 2+2 4 है, तब आप उसको दे सकते हैं। जैसे पैरासिटामोल दिया तो बुखार कम होता है, ये प्रूवन है। पेन किलर खाई कि पेन जाता है, ये क्लियर है। तो शुरुआत के 6 से 8 महीने में साइंटिस्ट बहुत जोरों से लगे थे, ये सब दवाइयां आई, जिनमें से एक रेमडेसिविर था, एक प्लाज्मा था, एक फेविपिराविर नाम की टैबलेट थी, फिर डॉक्सी था, जिथ्रोमाइसिन था। मैं नाम इतने आसानी से इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज आई थिंक एवरीबडी नोज नाउ। सो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो बाहर आई दैट वाज रेमडेसिविर। रेमडेसिविर बेसिकली एक एंटीवायरल है। भाई जब वायरस बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें एंटीवायरल काम आनी चाहिए, बट सैडली इनफ आज तक हार्डली कोई ऐसा एंटीवायरल है जो ये नए इवॉल्विंग वायरसेस को मार पाया, जैसे कि H1N1 था जिसमें टाइमीफ्लू का इस्तेमाल किया गया। तो शुरुआत में रेमडेसिविर का यूज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर किया गया बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को पता नहीं था कि कहाँ कारगर है और कहाँ नहीं है। बट जैसे जैसे नया नया एविडेंस आता गया, अब रेमडेसिविर के जो रोल है वो बहुत क्लियर है। रेमडेसिविर वायरस के एक स्पेसिफिक फेज पे काम करता है जिसको कहते हैं वायरस रेप्लिकेशन। मतलब वायरस जब डिवाइड हो रहा है बॉडी, ये जो रेप्लिकेटिव फेज है वायरस की, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 दिनों में होती है।
जब डिसीज काफी एक्टिव है, वायरल लोड अंदर बढ़ रहा है उस समय पे। बट ये देखा गया है और अब ये प्रूव हुआ है कि ये दवाई एफिकेशियस है ओनली एंड ओनली इन पेशेंट्स, पहली बात जिनको एविडेंस ऑफ निमोनिया, जिनको वायरस अंदर एंटर हुआ है और जाके लंग्स को डैमेज किया है, उनमें शुरुआत के 10 दिनों में, और जिनको ऑक्सीजन लग रहा है उसके साथ। सारे निमोनिया के पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। सो कोई पेशेंट है जिसको 2 लीटर से भी ऊपर, 2 से 4 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन लग रहा हो, जिसके साथ वो शुरुआत के 10 दिन ऑफ डिसीज में हो, सिम्टोमेटिकली फीवर आया है 10 दिन पहले, और उसके साथ में उसको एविडेंस है कि निमोनिया है, सिर्फ इन्हीं पेशेंट्स में ये दवाई कारगर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस दवाई को जीवन रक्षक नाम भास्कर ने दिया है, डॉक्टर्स ने नहीं। वो जीवन रक्षक नाम बहुत गलत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये विचार करते हैं कि हमारे मरीज का नुकसान हुआ बिकॉज रेमडेसिविर नहीं मिला, या कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर रेमडेसिविर तो दिया था फिर क्या हो गया। रेमडेसिविर का मॉर्टेलिटी, दैट इज मरीज की मृत्यु, और मॉर्बिडिटी, दैट इज मरीज को कोई और नुकसान पहुंचा, वीकनेस हुई, इस पे कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं प्रूव हुआ है कि 100 मरीजों को रेमडेसिविर दिया गया और 100 को नहीं दिया गया, तो ये पाया गया कि जिनको मिला उनमें से 50% लोग ज्यादा बचे। वो दिन होगा जिस दिन बोला जाएगा कि रेमडेसिविर जीवन रक्षक। रेमडेसिविर मदद करती है, वायरल लोड कम करने में मदद करती है, बट बहुत स्पेसिफिक पेशेंट्स में मदद करती है, और उन्हीं पेशेंट्स को ये दवाई मिलना चाहिए, उन्हीं में ये कारगर है, और शुरुआत के 10 दिनों में मिलना चाहिए। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, जिस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लग रही और जिसका निमोनिया बिल्कुल ही माइल्ड है, ऐसे लोगों को रेमडेसिविर का कोई बेनिफिट नहीं है, और जब किसी दवाई का नुकसान नहीं होता तो उस दवाई के साइड इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सो इट इज ओनली फॉर दीज 3 कैटेगरी पेशेंट जहाँ रेमडेसिविर वर्क करती है। और इसी पे से मैं आपके प्लाज्मा के सवाल पे आऊंगा कि जब किसी चीज का प्रूफ नहीं था तो प्लाज्मा यूज किया बिकॉज हमें नहीं पता था कि किसका क्या फायदा है। भाई किसी चीज का अगर नुकसान नहीं है तो उसको देना चाहिए। अब ये प्रूफ आ चुका है कि प्लाज्मा इज not beneficial and ulta harmful in some categories of COVID patients. So इसीलिए ICMR ने, WHO ने प्लाज्मा को अपनी ट्रीटमेंट गाइडलाइन से हटा लिया है, and now we have clear cut evidence कि प्लाज्मा doesn't work and may be harmful in health. सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये मैं बोलूं, जब तक हम रेमडेसिविर बोलना सीखे तब तक फिर बंद हो गया ये तो ये मेरे ख्याल से कोई श्रद्धा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? श्रद्धा सर मेरे ख्याल से एक लास्ट 1-2 सवाल और ले लें, फिर डॉक्टर साहब लोगों का काफी अभी पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, किशोर खांडेकर बोल रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत इतना आपने विस्तृत तरीके से जानकारी दी। कोविड के कितने समय बाद में वैक्सीनेशन किया जा सकता है? सर कोविड माना जाता है जिस दिन से आदमी को सिम्टम्स स्टार्ट हुए, दैट इज डे 1। आपको जिस दिन सिम्टम्स आए उसके 15 दिन का विंडो पीरियड होता है जिसमें कोविड से आदमी जनरली नेगेटिव हो जाता है। सो या तो आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है तो नेगेटिव रिपोर्ट के 15 से 30 दिन के बाद में आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर डिसीज आया है उसके 1 महीना पूरा हो जाने के बाद वैक्सीनेशन कराना चाहिए। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन अभी जारी करी है फाइनली कि अगर आपको अभी डिसीज हुआ है तो 3 महीने तक वैक्सीन, 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगा। वो मेनली इसलिए बिकॉज जिस भी आदमी को कोविड हुआ है वो जनरली 3 मंथ्स तक रिपीट कोविड से कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड होता है। सो आप 1 महीने बाद सेफली वैक्सीन लगा सकते हैं बेस्ड ऑन गाइडलाइंस कैसी चेंज होती है। बट जनरली कोविड के बाद 3 महीने तक 99% ऑफ द पेशेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिपीट इन्फेक्शन। एक और सवाल था सर मेरा कि मेरा कोविड से तो इलाज तो हो गया, परंतु उसके बाद में साइड इफेक्ट्स में मेरे को पेट में जलन, छाती में जलन, ये क्यों हो रहा है? सर मैंने अभी जस्ट बात करी थी रिगार्डिंग लॉन्ग कोविड। कोविड के कुछ रेसिडुअल इफेक्ट्स रह जाते हैं जो जाने में समय लेते हैं और सपोर्टिव थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से चले जाएंगे। उन्हें प्लीज समय दीजिए
और लाइफस्टाइल चेंजेस रखें, अच्छा खाना खाएं और लाइट एक्सरसाइज करें। इससे समय एंटा एसिड ले सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर अजय सर का, सुनील शुक्ला जी का, जिन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम रखा, हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू बॉस। और मैं आखिर में मैं चाहूंगा सुनील अवसरकर जी, हेल्थ बॉक्स के संस्थापक, आप आखिरी सवाल के साथ सबका धन्यवाद के साथ कार्यक्रम समाप्त किया जाए। सर मुझे पूछना है एक सवाल। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? ब्रजेश कुशवाहा। आप ब्रजेश पूछिए, आप पूछिए, आपको तो बुला रहा था मैं। बिल्कुल पूछ लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए म्यूट हो गया। बोलिए। सर मेरा सवाल ये है, एक पेशेंट है जिनका ऑक्सीजन लेवल है वो 85 है और लंग्स इन्फेक्शन जो है वो 72 है। हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर नहीं दिया जा रहा, बोल रहे हैं कि आपको नॉर्मली बेड पे ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन उस समय पेशेंट। देखिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और निमोनिया का कोई लेना देना नहीं है। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको 80% निमोनिया है और बहुत माइल्ड ऑक्सीजन लगी और ठीक हो गए। सो ये उनकी क्लिनिकल कंडीशन है। और जैसे मैंने आपसे बोला कि आप जिस भी फिजिशियन के पास जा रहे हैं, आज के टाइम पे सारे डॉक्टर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कोविड के ट्रीट करने का। सो आप जिसके पास जाएं, प्लीज विश्वास रखें कि वो आपके मरीज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है, उसके पास कोई और कारण नहीं है। अगर जरूरत होगी तो वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे, बट अगर पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस ऐसा होगा कि वो बिना वेंटिलेटर के ठीक हो सकते हैं, तभी वो ये चीज बोल रहे होंगे। प्लीज डॉक्टर पे विश्वास रखिए। ये तो करीब 150 रुपए ओवर थे। सुनील अवसरकर जी, प्लीज टेक इट ऑन एंड बुक किया जाए। सबको नमस्कार। डॉक्टर अजय साहब, डॉक्टर निनाद जी, बहुत सरल शब्दों में आपने बहुत गूढ़ बातें जो बताई, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर बताई है, तो हमारा प्रयास रहा कि कुछ न कुछ आगे भी सेशन ऐसे करते रहे और सबकी जिज्ञासाएं पूरी करते रहे। ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, आपका संचालन बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा, जिसके लिए आपका भी साधुवाद। मैं यही अपना विराम करता हूँ। डॉक्टर अजय, कुछ साइन ऑफ? म्यूट है आप, म्यूट है आप। अच्छा, एक और सर्वे भवन्तु सुखिनो। जी, मेरा लास्ट तो ये रहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ठीक। को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक आखिरी चीज आपको और बता दूं, हम लोग पिछले 2 सत्रों से लास्ट ईयर हम लोगों ने एक कोविड पे जितने लोग बच्चे लोग प्रभावित हुए थे, उनके संस्मरण को लेके हेल्थ बॉक्स ने एक किताब छापी थी। और इस बार एक महिलाएं जितनी प्रभावित हुई थी, महिलाओं ने अपने संस्मरण लिखे, उनकी किताब छापी। तो ये किताब हम आप दोनों को भेंट भी करेंगे। और इस साल हम लोगों का जो डेडिकेटेड प्लान है कि वो सिर्फ डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स पे केंद्रित होगा। तो ये भी आपसे कभी डॉक्टर अजय, आपसे कभी समय लेके हम लोग बैठ करके इसकी प्लान, अब तो आप जुड़ गए हमारे साथ में, हमेशा से जुड़े थे वैसे भी, लेकिन अब तो और जुड़ गए। पहले से नहीं जुड़े थे क्या? बिल्कुल, तो वो तो है ही।